नमस्कार मिथिलेश जी। नमस्ते नमस्ते अतुल जी। और कैसे हैं आप? बेहतरीन सर। हाँ बहुत जी। ही बढ़िया समय जा रहा है। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में। इनफैक्ट जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में हैं हम लोग। और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में 98 से मैं हूँ। और ऑलमोस्ट 12 साल तक उसमें जॉब किया, इंक्लूडिंग सी हॉर्स ग्रुप और टाटा स्टील के जो लॉजिस्टिक्स डिवीजन है, TKM नाम से है, उसमें काम किया। और उसके बाद 2011 में अपनी शुरू की। 2011 से जो है मैं अपनी कंपनी टिकीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आशीष रंजन सहाय जो मेरे पार्टनर हैं उनके साथ कर रहे हैं। पहले कुछ और कंपनियों में थे और बाद में 2013 से टिकीज में काम कर रहे हैं। अभी टिकीज इंडिया इंटरनेशनल, जिसके कि अपने ऑफिस सिंगापुर में है, और हमारा वेयरहाउस अपना चाइना गुआंगझो में है, जो वेयरहाउस हम पिछले काफ़ी सालों से मेंटेन कर रहे हैं। मेनली एयर इंपोर्ट के लिए, इंडिया के लिए जो उसको यूज करते हैं हम लोग। जो हम लोगों की स्पेशलिटी है जो ODC कार्गो है। ODC कार्गो में हम ज़्यादा काम करते हैं, खासकर ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर का। ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, मशीनरी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, मेडिकल एसेसरीज इंडस्ट्री, और जो मेटल इंडस्ट्री है, इन लोगों का काम हम लोग, उसके अलावा जो कुछ फुटवेयर कंपनियां हैं ना, उनका काफ़ी काम करते हैं। अदर देन जो नॉर्मल बिजनेस होता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग की, कस्टम लाइसेंस हमारे पार्टनर के नाम पे है, तो कस्टम अपना है। तो ये खासकर अभी दिल्ली एयरपोर्ट में, दिल्ली NCR में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ कस्टम के। और बाकी जगह पोर्ट बिजनेस, इंटरनेशनल एजेंसी हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में है। ज़्यादातर लोगों का होता है साहब जो अगर पेट्रोल इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से है, लेकिन हम लोग का एजेंसी नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है जो काफ़ी कैपेबल है। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं इंपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट कार्गो, एक्सपोर्ट कार्गो, और थर्ड कंट्री, खासकर थर्ड कंट्री शिपमेंट भी पिछले काफ़ी समय से हम अच्छी खासी कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना या वियतनाम या मलेशिया या थाईलैंड, इन जगहों से जो पूरी दुनिया में जा रहा है, खासकर कोविड के पीरियड में बहुत सारा सामान गया है यहाँ, वो हम लोगों ने बहुत किया। और थर्ड कंट्री हम लोग यूरोप और अमेरिका से मिडल ईस्ट भी काफ़ी करते हैं। जो मिडल चलिए, ईस्ट हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करने में उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढते समय उन्हें क्या पूछना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है विश्वसनीय है और ये अच्छा काम कर सकता है। सर, आपने बेहतरीन क्वेश्चन किया है। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कहीं छोटे से कॉस्ट डिफरेंस के कारण लोग उन लोगों को सर्विस प्रोवाइडर रखते हैं जिनकी रिलायबिलिटी नहीं है। जो सबसे मेजर, जो मेरे नज़र में ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, कि क्या आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस, आप कितने सालों से इस डोमेन में हैं, जो नंबर 1 है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है ना, अगर आप 10 साल 20 साल से हैं लेकिन आपके कस्टमर जो हैं वो सारे फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी सर्विस रिलायबिलिटी नहीं है। अगर आपकी सर्विस रिलायबल है तो आपके कस्टमर 10 साल पुराने जो हैं वो आज भी आपसे सर्विस ले रहे होंगे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। तो जैसे हमारे कस्टमर जो हम 10 साल पहले करते थे, 2012 में करते थे, 2011 में करते थे, इवन पहले भी जो नौकरी के वक्त करते थे, वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। ऑयल एंड गैस के, पावर सेक्टर के, और बाकी जितने मेडिकल इंडस्ट्री की जो कंपनियां, वो हमारे साथ 10-12 सालों से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे साथ में किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को चूज करने का ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या उनके साथ वो क्लाइंट जुड़े हुए हैं जो 10 साल 5 साल है, जितने भी समय से वो बिजनेस कर रहे हैं। अदरवाइज आप जाते हैं, काम करते हैं, आपकी सर्विस खराब होती है और अच्छी मार्केटिंग के दम पे नया पार्टी पकड़ लेते हैं, और ये सोन चलते रहता है। तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ से आपको दूसरा क्या, कि उसके पास स्टाफ पुराने हैं क्या। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो न तो आपके पार्टी छोड़ के आपको जाते हैं, ना आपके स्टाफ आपको छोड़ के जाते हैं। ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप लोगों को एक बड़ी चीज़ कर सकता है, आप क्वेश्चन थ्रू कीजिए, क्रिटिकल क्वेश्चन आपके इंडस्ट्री में, उसमें देखिए क्या वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की नीयत उनकी है क्या।
या सिर्फ आपको सेल करने की नीयत है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की नीयत है तो सर्विस बाद में अच्छा देगा वो। अगर उसका नीयत है कि आपको बेचा, पैसा लिया, चाहे कम पैसा लिया, ज़्यादा पैसा लिया, और बोला ठीक है अब तो कस्टमर बन गया मेरा, आप वो आगे अगर जाता है ना, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। उनकी तो सेल हो गई, आपके स्टाफ परेशान रहेंगे उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है, 2-3 चीज़ें जिस पे ध्यान देना चाहिए अगर सर्विस इंडस्ट्री में आप किसी वेंडर को चूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब ये बताएं कि जी आप टेकिस इंडिया में ऐसे कौन से इनपुट्स ला रहे हैं या कौन सी नई चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि वो उसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स को और अच्छी सपोर्ट दे पाएंगे। हम लोग सर पिछले कुछ समय से काफ़ी साल काम करने के बाद एक चीज़ पे पहुंचा है, वैल्यू एड सर्विसेज। अगर हम वैल्यू एड सर्विस नहीं देते हैं ना, तो एक फ्रेट फॉरवर्डर दूसरे फ्रेट फॉरवर्डर से बिल्कुल अलग नहीं होता है। क्योंकि ना जो रेट सब दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10, 20, 25, $50 का डिफरेंस होगा। वो एट द एंड आपकी करोड़ों के सामान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता है। एक माइंड का वो है कि सिर्फ जो है ना हम $10, $20 या $40 डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। फर्क वहाँ पड़ता है जहाँ की आप वैल्यू एड सर्विस करते हैं। वैल्यू एड सर्विस के जैसे हम लोग ये ऑफर करते हैं कि अगर पिछले साल आपका 100 करोड़ का लॉजिस्टिक्स टर्नओवर है, उसमें हम आपका 8 से 10% ओवरऑल आपका बचाएंगे। ये नहीं कि हम आपका कंटेनर वाइज कितना है, इसको बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम सही लाइन चूज करें, सही मोड चूज करें, सही समय चूज करें कि किस तरीके से लाया जाए, किन लाइनों पे कई बार क्या होता है ना, फ्रेट सस्ता होता है, उसका डेस्टिनेशन चार्जेस इतना महंगा होता है कि वो $50 की जगह आपको ना $200 एक्स्ट्रा पड़ता है। कई बार आपका जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं ना, वो जो सही नहीं होता है। कई बार आप LCL मोड में ले आते हैं FCL को ना, आपका बहुत सारा पैसा बचता है और आपका एकदम फास्ट हो जाता है सर्विस। हमने एक क्लाइंट्स के लिए ऐसा किया था ये कि LCL क्या हुआ, सॉरी मेरी। LCL लो कंटेनर सर्विसेज होती है। अच्छा। लो कंटेनर लोड, तो उसको LCL बोलते हैं। जब पार्ट लोड जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पार्ट लोड की सर्विस में हम उसको लिए है। पार्ट लोड क्या, वो ऑलवेज चलते रहता है। अगर आपका नहीं है पूरा 20-22 CBM कार्गो, तो कोई जरूरी नहीं हम उसको लाएं 10 CBM, 8 CBM, 12 CBM। कई लोग उसको भी ले आते हैं फुल कंटेनर, इसकी जरूरत नहीं है। जबकि वो सर्विस अगर पोर्ट टू पोर्ट है, उस हालत में ना कंटेनर की जो सर्विस है और जो पार्ट लोड की सर्विस वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। तो उसका हम इन चीज़ों में भी चेंज करते हैं। कई बार जरूरत होता है कि आपकी अगर सामान बहुत कॉस्टली है और उसको किसी के साथ नहीं आना चाहिए, तो हम प्रेफर करते हैं कि FCL में आए। अदरवाइज हम ये और रोड चेंज करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस पे काम करते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या है। कई कंपनी हम लोगों को मिली है ना जो मंगाती, एक कंपनी के लिए हमने काम किया जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पूरे इंडिया था। वो सारा शिपमेंट पहले फरीदाबाद मंगाता था, पहले मुंद्रा, बॉम्बे, देन वहाँ से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से डिस्ट्रीब्यूट करके वो चेन्नई, बेंगलोर, इवन बॉम्बे वापस आती थी। हमने उनका पूरा चेंज किया और ये अंदाजा लगाइए कुछ नहीं तो फ्रेट कॉस्ट उनका जो है ना 20% तक उनका बचा। सिर्फ फ्रेट कॉस्ट नहीं बचा, इसके अलावा और भी चीज़ जो बचा उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम बचा। हमने उनका वहीं से उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जहाँ से इवन उसको अगर LCL में भी लाना पड़ा, LCL में लाए, दाम भी कम हुआ, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम बहुत बच गया। इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग इस पे कोशिश करते हैं कि आपका ओवरऑल सर्विस बेहतर हो, बजाय इसके कि 2-4 हमारी कॉस्टिंग जैसे जैसे हम पुराने होंगे हो सकता है कि थोड़ी बहुत कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन सर्विस देखने के बाद और ओवरऑल, लेकिन हम ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। प्लस एक और चीज़ जो हम लोग ऐड कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो होता है लॉजिस्टिक्स ऑडिट। लॉजिस्टिक्स ऑडिट हम बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी सर्विसेज आप लें, आप हमसे ऑडिट करवा लें। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 22-24 साल का लॉजिस्टिक्स का है, तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड फील्ड जितनी भी चीज़ें ना हम थोड़ा दूसरों से ज़्यादा जानते हैं। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट का इतना काम किया हुआ है कि उसके कारण से हमारी नॉलेज बेहतर हो गई। मैं ये नहीं बोलूँगा बेस्ट का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हमारी नॉलेज बेहतर है। तो अगर आप अपनी चेक करवा लेते हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, वो भले कुछ दिन का काम है, कुछ घंटों का काम है, लेकिन ये आपका अंत में 4-5% की आपकी कॉस्टिंग ही बचा देगी। हो सकता है 10% बचा दे, लेकिन इतनी जरूरत है आपके लॉजिस्टिक डिवीजन जो है ना काफ़ी इफिशियंट हो जाएगा। इस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथिलेश जी, आप कोई एक केस बताना चाहेंगे जो आपके हृदय के बहुत ही नज़दीक है, जिसमें कि आपने कस्टमर के लिए सही मायने में बेहतरीन सर्विस दी? सर
ये बहुत पहले नहीं, लगभग 13-14 की बात थी। हमारा एक कस्टमर ऑयल एंड गैस सर्विस इंडस्ट्री में है, तो उनकी एक शिपमेंट थी जिसमें कि उसको इराक जाना था, और जो इराक में जो लगने वाला था मशीन, उसकी मेजर फंडिंग हो रही थी यूरोप और यूएसए से। वो मशीन पूरा का पूरा इंडिया में बना, उनको सीओ चाहिए था यूरोप का या अमेरिका का या कोरिया का। तो बाद में किसी भी तरह से ना सामान बनने के बाद ये कुछ हो ही नहीं पा रहा था कि उसको जो है ना एक्सेप्ट कैसे करें, पैसा कैसे आएगा जब तक सीओ नहीं जाएगा। तो उस केस में हमने लगभग 1-1.5 साल तक डिस्कशन किया, सारे पॉइंट निकाले, और अंत में एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ हम लोग आए कि जितनी भी में से हम लोग फ्रांस में एक वेयरहाउस लिया। हम लोगों ने फ्रांस में वेयरहाउस लेके, जब अगर मान लिया जाए हम फ्रांस में यहाँ से कोई सामान बेच के और सेम चीज सामान फ्रांस से फिर वापस इराक भेज देते, तो वो HS कोड सेम होने के कारण जो है ना वो ट्रेडिंग होती और वो CO नहीं मिल पा रहा था उसका। फिर हमने सोल्यूशन ये निकाला कि यहाँ से सारे सामान हमने जो है ना फ्रांस उसके वेयरहाउस में भेजे, इसमें मोड में, उसके पार्ट में एसेसरीज बना के भेजिए उसको, मशीन का एसेसरीज। तो जो मशीन का एसेसरीज होता है उसका HS कोड कुछ और होता है। तो जब यहाँ से गया वहाँ जाके वो असेंबल हुआ, असेंबल होने के बाद जब वो वहाँ से वापस इराक गया तो उसका HS कोड बदल गया। इस तरीके से हमें फ्रांस गवर्नमेंट से COO मिला, और अंत में वो 75 से 80 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, वो पूरा हुआ। उसमें पार्टी को भी पैसे मिले। ये बहुत रिवोल्यूशनरी था उस समय के हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब ये बताएं कि अगर कुछ लोग आपके साथ काम करना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? सर, हमारा वेबसाइट है www.tickegindia.com। मेरा मेल ID है mithesh@tickegindia.com। मेरा अपना नंबर है, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से हमारा पार्टनर कंपनी बनके या हमारा कस्टमर बनके या हमारा किसी भी तरीके से वो हमसे जुड़ सकते हैं। हर चीज़ के लिए ये नहीं है कि अगर हमको सर्विस वहाँ से मिलेगा, काम मिलेगा तभी हम लोग जुड़ते हैं। अगर उनके किसी भी किस्म से लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम आती है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कांटेक्ट से हम इतना कोशिश करेंगे कि हम ये मानते हैं गिवर्स गेन वाली फिलॉसफी होती है। अगर हम किसी का भला करेंगे आज न कल में कुछ न कुछ कहीं न कहीं से वो डायरेक्टली हमें काम दें न दें, वो हमें 2-4 जगह रेफर जरूर कर देंगे। तो कोई भी आदमी जिसको लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड कोई भी इशू हो वो हमसे एक बार सलाह लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना उनके जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। आप काफ़ी समय से ई ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो ई ग्रोथ के बारे में आप कुछ कहेंगे? ई ग्रोथ से हम 3 साल हो गए जुड़े हुए, और अभी जैसा आप जानते हैं हम इनर सर्कल को चेयर कर रहे हैं। तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि ई ग्रोथ, कई लोगों के मन में ये शंका होती है ई ग्रोथ जो है ना वन ऑफ द रेफरल प्लेटफॉर्म है। मैं ये बोलना चाहूँगा ई ग्रोथ किसी भी हालत में रेफरल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नॉलेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ आके जो गेन किया जा सकता है ना, 20 साल काम करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वहाँ लगभग हर मीटिंग में जब भी हम जाते हैं ना कुछ न कुछ सीख के निकलते हैं। इतने सारे शानदार आदमी ई ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे है, और उसका जो इफेक्ट होता है कि हम हर बार कुछ न कुछ ले के निकलते हैं। रेफरल तो वहाँ मिल ही सकता जाता है, लेकिन इसके अलावा जो नॉलेज मिलती है, जो डिस्कशन होता है कि बिजनेस हम कैसे करें, हम क्या करें, किन लोगों से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, और उसका जो इंटरनेशनल फ्लेवर है कि हम यहाँ एक मीटिंग में ना 10 से 12 स्टेट के, सिटी के, इवन कई कंट्रियों के लोग बैठे होते हैं। इसका इफेक्ट जो है ना नॉर्मल से अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क है जो नॉर्मल कोई भी रेफरल प्लेटफॉर्म है। तो रेफरल प्लेटफॉर्म का अपना महत्व है, लेकिन इसका अपना महत्व है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें नॉलेज सेशन होती हैं। और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं कोशिश उनको ये बोलूँगा कि एक बार ज्वाइन करके ये फील करें उनको क्या मिलता है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बिजनेसमैन को एडवाइस मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। जो खासकर MSME सेक्टर के लोग हैं उनको यहाँ एडवाइस फ्री में मिलता है। कई ऐसी चीज़ें उसमें हैं, क्रिएट सेशन और बाकी चीज़ें, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा जो इसमें स्पेशल एक चीज़ है वो अतुल जी का, आपका जो पैशन है, जो आदमी बिना इनकम के अपने ड्रीम के लिए
7-8 साल तक मेहनत कर सकता है ना, वो कुछ ना कुछ तो बड़ा खड़ा करके रहेगा। मैं आपके पैशन को इस रूप में देखता हूँ कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। थैंक यू। थैंक यू कि आपने हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आप श्रोताओं से कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिजनेस में जो भी आता है वो एक अलग ही ब्रीड होता है। खासकर ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिंपल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बिजनेसमैन बहुत सारे सपनों के साथ आता है, और वो सपना पूरे करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों में रिफाइन करने की ज़रूरत है। जब तक आप नौकरी कर रहे होते हो ना, एक पर्टिकुलर चीज़ के मास्टर होते हैं। जब आप अचानक बिजनेस में उतरते हैं तो आपको पता है नहीं कि आप सेल्स के मास्टर हैं, लेकिन आपको अकाउंट्स नहीं आता, आपको फाइनेंस डील करना नहीं आता, आपको ऑपरेशन डील नहीं करना आता, आपको नेटवर्किंग करनी नहीं आती, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए। आप स्टाफ को अचानक ही, बहुत शानदार स्टाफ है वो आपको छोड़ के जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊँ। ये सारे प्रॉब्लम आपको हर रोज झेलने होते हैं, जो आज तक आपने नहीं देखा है। क्यों? एक बड़े कंपनी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको संभाल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एडवाइस की जरूरत है। आइदर आप 8 साल, 7 साल, 10 साल तक आप उसको झेलते रहें उस प्रॉब्लम को, और उसके बाद सीखें। उससे अच्छा है कि इस किस्म के जगह पे आएँ, समझें, सीखें। आप विदिन महीने 2 महीने के अंदर में हर किस्म की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देखते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में। बहुत मैं इसको नोट कर लें, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वो पैसे से कई गुना एक फेल्योर बिजनेस जो है ना, आपके सपनों को मारता है। ये आपको जो है ना, इस किस्म के सलाह आपके बिजनेस को फेल होने से बचाता है, जो आपके सपने को बचाता है, और शायद कई नए लोगों को वो सपना देखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया। तो अंत में मिथिलेश झा के बारे में एक वाक्य आप क्या कहेंगे? ऑलवेज सीखने के लिए तैयार रहते हैं एक, और किसी भी हालत में जो ना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सपने लेके चले हैं, और जब तक सपना पूरा नहीं होगा इसको छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। सो अंग्रेजी में कहते हैं मोर पावर टू यू। थैंक यू अतुल जी। अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बड़ी मेहरबानी। आपके इस कन्वर्सेशन से बहुत लोगों को बहुमूल्य बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू अतुल जी कि आपने ये समझा इतना कि जो है आप मेरे साथ टाइम गुजारें। थैंक यू। मेरे लिए जो है प्रिविलेज है।